पेरेंट्स टीचर मीटिंग को समझने के लिए हमें सोचना चाहिए कि मीटिंग कितने प्रकार की होती है। मीटिंग्स दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं फॉर्मल मीटिंग और दूसरे को हम बोलते हैं इनफॉर्मल मीटिंग। इनफॉर्मल मीटिंग का एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। इनफॉर्मल मीटिंग का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो। फॉर्मल मीटिंग का क्या मतलब है? फॉर्मल मीटिंग का मतलब है जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो या जैसे आप शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हो। इस तरह की मीटिंग्स फॉर्मल मीटिंग होती हैं जहाँ एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से सारी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स की जाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इन दोनों में से आप भी और मुझे भी यही लगता है कि फॉर्मल मीटिंग्स में क्लासिफाई होने चाहिए। लेकिन टीचर और स्टूडेंट के बीच की मीटिंग इनफॉर्मल हो सकती है। पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच की मीटिंग ऑब्वियसली इनफॉर्मल होती है, लेकिन इन तीनों की मीटिंग एक फॉर्मल मीटिंग होती है। इस मीटिंग का उद्देश्य स्टूडेंट के पढ़ाई में होने वाले नए डेवलपमेंट्स की सूचना माता पिता के साथ बांटना होता है तथा किसी भी प्रकार की कमी यदि उसके मार्क्स में, उसकी पढ़ाई में देखी जा रही है तो उसकी कारण और उसको रिपोर्ट करना टीचर का काम पेरेंट्स को होता है। पेरेंट्स की जॉब या पेरेंट्स का काम इस प्रोसेस में वो सभी इंस्ट्रक्शन जो टीचर के द्वारा बच्चे के लिए पेरेंट्स को दिए जाते हैं उनका पालन ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको देखना होता है। कई बार पेरेंट्स बच्चे के लिए ट्यूशन्स जैसी व्यवस्थाएं करते हैं। ट्यूशन आमतौर पे बच्चे दो प्रकार के, या कहना चाहिए तीन प्रकार के ट्यूशन्स बच्चे के लिए अवेलेबल होते हैं। एक प्रकार का ट्यूशन तो वो जिसमें बच्चा किसी घर के आसपास किसी ट्यूशन सेंटर में जाकर अपनी विषयों से जुड़े वो सारे परामर्श ले सकता है जो शायद समय के अभाव के कारण वो स्कूल में अपने शिक्षक से नहीं ले पाया। दूसरे प्रकार की ट्यूशन व्यवस्था है जिसमें बच्चे के लिए एक पर्सनल ट्यूटर को रखा जाता है, जो ट्यूटर आम तौर पे बच्चे को उसके घर पर ही जाकर उसे ज़रूरी परामर्श दे दिया करता है। इन दोनों ही स्थितियों में टीचर का रोल वही रहता है। उस बच्चे को, जिस बच्चे को पर्सनल अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, होम ट्यूशन उन बच्चों के लिए एक ऑप्शन होता है जो एक बड़ी क्लासरूम में अपने डाउट्स पूछने में जिन्हें हिचकिचाहट होती है या वो अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से शेयर नहीं कर पाते। लेकिन वो स्टूडेंट जो ऐसी समस्याएं जिनको नहीं है, जिनके पढ़ने का औसत एवरेज या अबव एवरेज है, वैसे स्टूडेंट कहीं घर के आसपास सेंटर में जाकर, ट्यूशन सेंटर में जाकर भी परामर्श ले सकते हैं। तीसरे प्रकार की नई ट्यूशन व्यवस्था वो है जिसे हम ऑनलाइन ट्यूशन प्रणाली कहते हैं। इसमें कई प्रकार की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के तौर पर कोर्सेज को बेचती हैं जिनमें वह ऑनलाइन ही उस कोर्स को लेने की या उन लेक्चर्स को लेने की सुविधा देती है तथा वह बाकी सामग्री भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाती है। यह ऑप्शन
उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो जीवन में सजग है। यदि बच्चे में सजगता या स्टूडेंट में सजगता की कमी है, खासकर ये व्यवस्था बड़े बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिनको ये समझ आ गया है कि पढ़ने लिखने या पढ़ाई करने की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस उनके जीवन में क्या है। लेकिन छोटे बच्चे जिन्हें थोड़े बहुत धक्के की ज़रूरत या थोड़े बहुत डांट या दुलार की ज़रूरत भी पढ़ाने के लिए होती है, वैसे बच्चों के लिए शायद ये व्यवस्था उतनी कारगर सिद्ध ना हो। ऐसे बच्चों के लिए पुराने प्रकार की ट्यूशन व्यवस्था अधिक कारगर होगी। आप सभी अपने आसपास जो भी स्टूडेंट आपके पास है, आप हो सकता है कि पेरेंट हो सकता है आप पेरेंट बनने वाले हो सकता है आप किसी बच्चे को गाइडेंस करने का मौका आपको मिले, तो किस प्रकार की ट्यूशन किस बच्चे को लेनी चाहिए, इसके लिए आप उस बच्चे के पढ़ने लिखने के तौर तरीके को पहले ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद देखिए इन तीनों में से किस प्रकार की व्यवस्था उसके लिए सूटेबल है। अब हम आते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के ऊपर वापस। टीचर का रोल चाहे स्कूल में हो चाहे ट्यूशन की व्यवस्था में हो, एक ही रहता है, सब्जेक्ट मैटर से जुड़ी हुई नॉलेज को उसे देना तथा अन्य किसी प्रश्न का जवाब भी शिक्षक अपनी क्षमता अनुसार बच्चे को देने का प्रयास या स्टूडेंट को देने का प्रयास करता है। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि पीटीएम या पेरेंट्स टीचर मीटिंग का केंद्र बिंदु स्टूडेंट और उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी सजगता, उसकी अवेयरनेस में होने वाला विकास ही मूल मापदंड होना चाहिए। टीचर और पेरेंट्स दोनों का ही इस मीटिंग में मूल कर्तव्य ये होना चाहिए कि उनकी बातें या उनका डिस्कशन कैसे इस बच्चे की स्थिति को बेहतर करने के लिए कारगर सिद्ध हो। वह ऐसे किसी डिस्कशन में ना उलझे जिसका लेना देना बच्चे के विकास से, बच्चे की पढ़ाई लिखाई से ना हो। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। यदि किस बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो आमतौर पर टीचर और पेरेंट्स दोनों ही दुखी मन से उस बच्चे के आगे उस सारी स्थितियों को रखते हैं। यह स्थितियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं जो कि एक बच्चे के लिए या स्टूडेंट के लिए डीमोटिवेटिंग हो सकती है। चाहे नंबर कुछ भी आए, आप उस स्तर से, उस स्थिति से कैसे वो बेहतर हो, कैसे उसके नंबरों में इजाफा हो, कैसे उसकी अवेयरनेस बढ़े, हमेशा इसी ओर प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको उसे डांटने या किसी और प्रकार की प्रताड़ना देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी आवश्यकता आपको पड़ रही है तो आप ज़रूर किसी काउंसलर से परामर्श लीजिए। ये व्यवस्था या ये तरीका किसी भी बच्चे के विकास के लिए ठीक नहीं है। हम किसी को केवल जानकारियाँ सही से ना होने के कारण प्रताड़ित नहीं कर सकते। यह किसी भी मूल भावना या मूल नियम के विरोध में है। इसके उससे बेहतर तरीके हो सकते हैं। बच्चे की उस नाजुक उम्र में जब हमें लगता है कि वो उसे बहुत पढ़ना चाहिए या उसे बहुत अपना समय पढ़ाई लिखाई में खर्च करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े होने के नाते पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता और उसकी ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वह बच्चा भी उन अर्थों को अभी वैसे ही समझता हो। इसीलिए हर बच्चे को कुछ समय उसी के मस्तिष्क के विकास के अनुसार देना होता है। बहुत समय आपको देना चाहिए, वहाँ आपको ऑब्जर्वेशंस करने चाहिए और स्थितियों के अनुसार ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। आपका मूल उद्देश्य बच्चे की अवेयरनेस को बढ़ाना है,
जो इस दुनिया असली समझ समाज शास्त्र की होती है और अपने आसपास के वातावरण की होती है, जो समझ उसे किताबें नहीं दे सकती। आप कोशिश कीजिए कि वह समझ आप उसे अपनी बातें, कहानियों से दे सकें। हर बच्चे के मार्क्स टॉप आएँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जीवन में ज़्यादातर कार्यों को करने के लिए उन मार्क्सों की भूमिका ना के बराबर है। केवल कुछ ही ऐसी स्थितियां हैं जिनमें उस बहुत अधिक मार्क्स के यूज़र्स हैं, और मेरे को ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ज़्यादातर बच्चे उस स्थिति के आसपास तक भी नहीं पहुंचते, लेकिन हम सभी बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। जो बच्चे उस स्थिति तक पहुंचते हैं, उनको उतना प्रताड़ना की आवश्यकता होती नहीं है। एक चीज़ आप और पहचान सकते हैं कि बच्चे की रुचि उन विषयों के अलावा और किस चीज़ में है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि जिसमें भी बच्चे की रुचि है, उसमें आपको उसके साथ समय देना चाहिए और देखना चाहिए कि वह उसमें उसकी रुचि किस प्रकार ले रहा है और क्या वह रुचि वक्त के साथ बढ़ रही है। यदि वह रुचि ऐसी है जिसमें वह समय को भूल जाता है, तो आपके लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि बच्चे को उस एक्टिविटी या उससे रिलेटेड स्किल्स को सीखने समझने का मौका दें। पढ़ाई लिखाई में जो भी ज्ञान हमें मिलता है, उसके इस्तेमाल, उसके यूज़ेस बहुत स्पेसिफ़िक होते हैं। उसके जनरल यूज़ेस निकालना बहुत मुश्किल है। जनरल यूज़ किसी को पढ़ाने के अलावा शायद ही कोई आपको मिलेगा, वरना उसके यूज़ेस बहुत स्पेसिफ़िक हैं। बच्चे सभी उस स्पेसिफ़िक यूज़ के लिए नहीं बने होते। बहुत से बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बहुत से बच्चे एक्टिव होते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो थॉटफुल हो। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो एकेडमिकली ओरिएंटेड हो। उन बच्चों के लिए वो टॉप मार्क्स लाना, उसमें बने रहना ईज़ी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जीवन के और विषयों में भी वे उतने अच्छे। इसीलिए स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। बिना स्वीकृति के समाज में विष फैलता है, और वो विष पहले हम स्वयं पीते हैं, फिर वो विष हम समाज में औरों को अपने आसपास अपने बोलने के द्वारा देते चलते हैं। हमें जीवन से इस विष को ख़त्म करने के लिए इस ओर स्वीकृति की ज़रूरत है, स्वीकार की ज़रूरत है कि बच्चा जैसा है, जो है, उससे वह कैसे आगे इम्प्रूव करे, विकसित हो, अवेयर हो। मेरी बातें रिपीटेड लग सकती हैं आपको। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।